बीए पार्ट थर्ड ईयर हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का गवर्नमेंट कॉलेज कोलायत की तरफ से इस ऑनलाइन हिंदी साहित्य की वीडियो क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग एक बार फिर से एक नए निबंधकार के साथ उसके नए निबंध की यहाँ आलोचना करने की कोशिश करते हैं। बीए पार्ट थर्ड ईयर में हिंदी साहित्य का ये सेकंड पेपर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। पिछले वीडियो में भी मैंने महादेवी जी वर्मा जिनका निबंध था जीने की कला, उस पर मैंने उसकी अंतर वस्तु पर मैंने वैचारिक और जो भाव पक्ष होता है उस पर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था। और आज की इस कक्षा में हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं और आलोचना और निबंध के क्षेत्र में भी उनकी प्रख्याति प्राप्त हुई है। उनका निबंध है आपके इस सिलेबस में नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक है निबंध का। आइए आज इस निबंध पर हम चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस निबंध के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या वैचारिक पक्ष है। आइए हम उस पर चर्चा शुरू करते हैं। इसकी किसी भी निबंधकार की अंतर्वस्तु पर बात करने से पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि अंतर्वस्तु के दो पक्ष होते हैं, एक भाव पक्ष होता है और एक वैचारिक पक्ष होता है। किसी निबंध में विचारों की प्रधानता है, किसी में भावों की। ऐसे ही निबंध हो सकते हैं जिनमें विचार और भाव एक दूसरे से आपस में गुथे हुए होते हैं, मिले हुए होते हैं, और निबंध हमारी भावनाओं और विचार दोनों को उत्तेजित करते हैं। अगर हम इस निबंध की अंतर्वस्तु पर विचार करें, इस निबंध का मतलब नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध पर हम बात करें तो हमें यह समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि यह निबंध स्वर्ग में विधानसभा का अधिवेशन से भिन्न प्रकार का है। लेकिन यह भिन्नता किस दृष्टि से है, अंतर्वस्तु पर विचार करते हुए हम इस भिन्नता को भी जानने का प्रयास करेंगे, यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। द्विवेदी जी ने अपने इस निबंध की शुरुआत बच्चे की एक जिज्ञासा या एक प्रश्न से की है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न बच्चे द्वारा पूछा गया सामान्य सा प्रश्न नहीं रहता। जब लेखक इस प्रश्न में अंतर्निहित उसके व्यापक अर्थ को खोलते हैं। हम सभी जानते हैं कि नाखूनों का आज ऐसा कोई उपयोग नहीं है जो उसके होने की अपरिहार्यता को सिद्ध करे, लेकिन मानव इतिहास में एक ऐसा समय भी रहा होगा जब मनुष्य को इन नाखूनों की जरूरत थी। हम जानते हैं कई जंगली जानवर शिकार के लिए नाखून और दांतों का इस्तेमाल करते हैं। अपनी बर्बर अवस्था में मनुष्य वन मानुष की तरह रहा होगा जब अपनी रक्षा और शिकार के लिए दांतों और नाखूनों का इस्तेमाल भी करता होगा। लेकिन आज नाखूनों का ऐसा कोई उपयोग बाकी नहीं रहा, फिर भी नाखून बढ़ते जाते हैं। आज नाखून को बढ़ाना अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए मनुष्य बड़े हुए नाखूनों को काटता है, और शायद इसीलिए बड़े हुए नाखून असभ्यता और जंगलियत की निशानी है। इस बिंदु पर आकर ही द्विवेदी जी एक नया प्रश्न उठाते हैं। और अपनी जिज्ञासा को संपूर्ण मानव जाति से जुड़े प्रश्न से जोड़ देते हैं। आप देखेंगे कि यह तरीका शुक्ल जी से बिल्कुल अलग है। शुक्ल जी जिस समस्या पर निबंध लिखते हैं उसको शुरू में ही स्पष्ट कर देते हैं, लेकिन फिर उसके एक एक पक्ष पर विवेचना करते हैं और तब जाकर के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पर द्विवेदी जी अपने विषय को एक साथ नहीं खोलते, बल्कि धीरे धीरे खोलते हैं। पाठक की इससे जगह जिज्ञासा बनी रहती है, और जिस विचार बिंदु तक हम पहुंचे हैं वहां ये नहीं जान सकते कि निबंध की अंतर्वस्तु आगे किस दिशा की ओर बढ़ेगी या मुड़ेगी। इस दृष्टि से द्विवेदी जी की पद्धति जो है वो काफ़ी आज़ाद है, स्वतंत्र है। वे अपने निबंध में विचारों को कोई तार्किक क्रम देने या ऊपरी तौर पर उनमें एकता और संगति लाने का प्रयास नहीं करती, यद्यपि उसमें विचारों की आंतरिक एकता और तार्किक संगति हमेशा बनी रहती है।
तो इस दृष्टि से देखें तो इस निबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर काफ़ी गंभीरता से विचार किया गया है। कई निबंध ऐसे हैं जैसे मानव, इसमें जो जिन विषयों पर द्विवेदी जी बात करते हैं इस छोटे से निबंध में, उसमें 6-7 बिंदु हैं जिन पर उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट किया है। जैसे मानव प्रकृति और हथियारों का विकास, ये पहला टॉपिक है, पहला विषय है, इस पर वो अपने विचार रखते हैं। इसी तरह 6-5 और बिंदु हैं, जैसे विलास वृत्ति का उदात्तीकरण होना, मनुष्य की अभ्यास जन्य सहित वृत्तियाँ, स्वयं का बंधन, भारतीय संस्कृति की विशेषता, नए और पुराने का प्रश्न, मनुष्य और पशु में अंतर, भौतिक उन्नति और मनुष्यता का मार्ग। ये सभी विचार बिंदु जिस एक लक्ष्य से प्रेरित हैं, वह है विश्व में शांति का प्रश्न। लेकिन अपने आप में भी ऊपर के सभी जितने भी प्रश्न मैंने अभी बताए वो अत्यंत गंभीर विवेचना की मांग करते हैं, जो एक छोटे से निबंध में बताना, कहना या समझाना संभव नहीं होता है। इसीलिए द्विवेदी जी एक अन्य मार्ग अपनाते हैं। वे प्रत्येक प्रश्न का गंभीर विवेचन करने के बजाय उसके मूल मंतव्य को पकड़ते हैं और उसे अत्यंत प्रभावशाली रूप में रख देते हैं। उदाहरण के लिए नाखून को सजाने संवारने के पक्ष को लें तो इस निबंध के मूल मंतव्य से सीधा संबंध नहीं है। मूल मंतव्य है मनुष्य की पार्श्विक वृत्ति को उजागर करना और उसके वास्तविक धर्म की पहचान करना। तो द्विवेदी जी निबंध में हमें यह जानकारी देते हैं कि आज से 2000 साल पहले भारत में नाखूनों को सजाने का, संवारने का एक कोई कला का विकास हुआ था। स्पष्ट है कि नाखूनों के जिस उपयोग का यहाँ संकेत दिया गया है उसका संबंध मनुष्य की विलास वृत्ति से रहा है। लेकिन द्विवेदी जी इस तरह की प्रवृत्ति के सकारात्मक पक्ष को भी हमारे सामने रखते हैं। द्विवेदी जी के कहने का तात्पर्य यह है कि वे वस्तुएं जो मनुष्य को पतन की ओर ढकेलती हैं, उनको भी भारतीय परंपरा ने कला का रूप देकर मनुष्यत्व के अनुकूल बनाने का प्रयास यहाँ किया। नाखूनों का यह संदर्भ इस निबंध के मूल कथ्य से सीधा जुड़ा नहीं है, किंतु द्विवेदी जी की यह विशेषता है कि वे असंबद्ध बातों में भी एक तार्किक संगति उत्पन्न कर देते हैं। यहाँ पर द्विवेदी जी ने इस निबंध में एक मुख्य प्रश्न जो उठाया वो यह है कि मनुष्य पशुता से मुक्त क्यों नहीं हो रहा है। नाखून के बढ़ने को वे पशुता मानते हैं, हथियारों के निर्माण को भी पशुता मानते हैं। इस प्रश्न पर अपने चिंतन को आगे बढ़ाते हुए प्राणी विज्ञान के एक सिद्धांत का सहारा लेते हैं। प्राणी विज्ञान के अनुसार मनुष्य के शरीर में कुछ ऐसे अभ्यास जन्य वृत्तियां हैं जिन्हें उसे न सीखना होता है, न जिनके लिए उसे अलग से कोई प्रयास करना पड़ता है। जैसे बालों का बढ़ना, नाखूनों का बढ़ना, पलकों का उठना गिरना। इनमें से कुछ ऐसी वृत्तियां हैं जिनकी अब सभ्यता के विकास के साथ आवश्यकता नहीं है, लेकिन लाखों वर्षों के अभ्यास के कारण वे वृत्तियां अब सक्रिय हैं। किसी समय शारीरिक और रक्षात्मक आवश्यकता ने उन वृत्तियों को उत्पन्न किया। इन्हें ही द्विवेदी जी ने अनजान की स्मृतियाँ कहा है। नाखून का बढ़ना ऐसी ही एक सहज वृत्ति है जो उस अवस्था की द्योतक है जब मनुष्य बर्बर अवस्था में रहता था। मनुष्य इस बात को आज भूल गया कि नाखूनों का बढ़ना उसी पशुत्व का प्रमाण है। बाहरी तौर पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है, लेकिन पशुत्व का चिन्ह अभी भी विद्यमान है जिसे वह बढ़ने पर काट देता है। तो क्या मनुष्य ने सचमुच मनुष्यता को अपना लिया? इस प्रश्न का उत्तर क्या है? नहीं अपनाया, ये है। लेकिन मनुष्य नाखून भले ही काट रहा हो, लेकिन हथियारों की तो लगातार विकास हो ही रहा है। तब मार्ग कौन सा है? अब इस निबंध की विषय की जो समस्या प्रस्तुत की थी उन्होंने, लेकिन अब देखना यह है कि वो हमारे सामने क्या समाधान हमारे सामने लाते हैं। तो द्विवेदी जी यहाँ पर एक मानव जाति के लिए सामान्य धर्म की बात को उठाते हैं। आखिर मनुष्य और पशु में मूल अंतर क्या है? भारतीय परंपरा में आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 बातें ऐसी मानी गई हैं जो मनुष्य और पशु में एक समान है। स्पष्ट ही इन 4 बातों के होने मात्र से कोई मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं बन जाता।
तब वह क्या चीज़ है जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है। यहाँ द्विवेदी जी उस सामान्य धर्म की बात करते हैं जिसे स्वयं मनुष्य ने खोजा है, जिसे मनुष्य ने अपने ऊपर बंधन के तौर पर स्वीकार किया है। संयम, श्रद्धा, तप, त्याग, दूसरों के दुख सुख के प्रति संवेदना, निश्चय ही ऐसे धर्म हैं जिन्हें स्वीकार करने के लिए मनुष्य बाध्य नहीं है, लेकिन जिन्हें स्वीकार करके मनुष्य मनुष्य का लानेकाकारी बनता है। द्विवेदी जी कहते हैं कि हो सकता है किसी दिन नाखून बढ़ना बंद हो जाए, क्योंकि जो हमारे लिए गैर जरूरी है प्रकृति उसे हमसे अलग कर देती है। जैसे पूंछ, हो सकता है किसी दिन मनुष्य विध्वंसकारी अस्त्र शस्त्रों का निर्माण बंद कर दे, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हमें बच्चों को सिखाना होगा कि नाखून बढ़ना पशुता की निशानी है और उसको बढ़ने देना मनुष्य का आदर्श नहीं है। इसी तरह हथियारों की बढ़ोतरी भी हमारी पशुता की निशानी है और उनको कम करने की इच्छा रखना हमारी मनुष्यता का प्रमाण है। तो हमें अपने मनुष्य होने की पहचान को नहीं भूलना चाहिए। मानव जाति की सार्थकता विनाशकारी हथियारों का अंबार लगाने में नहीं है, ढेर लगाने में नहीं है। मनुष्य जीवन की सार्थकता इस बात में है कि वह प्रेम, मैत्री, त्याग के मार्ग पर चले, सबके कल्याण की बात करे। तो नाखूनों के बढ़ने की तरह हिंसक वृत्ति भले ही मनुष्य की सहज वृत्ति का परिणाम हो, लेकिन उससे मुक्त होने की कोशिश करना भी तो मनुष्यत्व की पहचान है। तो इस प्रकार से द्विवेदी जी नाखून बढ़ने के सवाल से मनुष्य की हिंसक वृत्ति को जोड़ देते हैं और हिंसक वृत्ति के सवाल को हथियारों की बढ़ोतरी से जोड़ देते हैं। हथियारों में वृद्धि होने से मानव जाति के संपूर्ण विनाश का क्या खतरा रहता है। तो प्रश्न यह है कि इससे मुक्त कैसे हों। द्विवेदी जी इसके लिए आत्मनियंत्रण का मार्ग सुझाते हैं, जो भारतीय परंपरा की देन है और जिसके द्वारा ही मनुष्य अपने अंदर ही पशुता से मुक्त हो जाता है। तो अब हम कह सकते हैं कि यह निबंध हमें विश्व शांति के महत्व पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। तो इस निबंध का मूल प्रश्न केवल वैचारिक नहीं है, मनुष्य की क्या है भावनाओं से के भी सवाल है। नाखूनों का बढ़ना भले ही शारीरिक क्रिया हो, लेकिन पशुता और मनुष्यता मनुष्य के क्या है आंतरिक मन के भाव है। द्विवेदी जी की मुख्य चिंता मनुष्य की मनोवृत्ति को लेकर रही है। मनुष्य में दो तरह की वृत्तियां हैं, एक और क्रोध, वैर, द्वेष है, तो मनुष्य में घृणा और नफरत पैदा होती है, जिनके कारण लोगों में लड़ाई झगड़ा बढ़ता है। यही प्रवृत्ति जब विभिन्न समुदाय, जाति और राष्ट्र के बीच बढ़ती है तो उसमें युद्ध होता है। इन युद्धों में हजारों लाखों निर्दोष लोग मारे जाते हैं। हिंसा और घृणा मनुष्य को ऐसे हथियारों की ओर ले जाती है जिनसे और अधिक नरसंहार होता है। तो अब ऐसा लगता है कि ये ही सच है कि आज शस्त्रों की होड़ ने मानव जाति को ऐसे कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां एक कदम आगे बढ़ने पर भी मानव जाति का संपूर्ण विनाश हो सकता है। तो अब प्रश्न यह है कि इस खतरे से कैसे बचा जाए। द्विवेदी जी इसका उत्तर विचारात्मक स्तर पर नहीं देते, वे उसका उत्तर भी भावनात्मकता के धरातल पर देते हैं। उनका विचार है कि अगर क्रोध, हिंसा, घृणा, पार्श्विक वृत्तियां मनुष्य में मौजूद हैं तो सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य ने कुछ ऐसी भावनाओं और धारणाओं को भी अंगीकार किया है जिससे वह अपनी पार्श्विकता पर विजय प्राप्त कर सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि निबंध में वस्तुतः दो भिन्न तरह की भावनाओं का संघर्ष दिखाया है, जिन्हें आज की हमारी सभ्यता के मूल में निहित माना जा सकता है। इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि द्विवेदी जी के सामने हथियारों के बढ़ते खतरे की चिंता जितनी प्रबल थी, उससे कहीं अधिक प्रबल थी मनुष्य की पशुता की, जो मनुष्य की आंतरिक वृत्ति है। इसके कारण क्रोध, घृणा, वैर सभी नकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि द्विवेदी जी अपनी निबंध में प्रधानता किसको देते हैं, विचारों को या भावों को। वस्तुतः द्विवेदी जी की पद्धति विचार प्रधान नहीं है, लेकिन वह पूरी तरह भावों में भी नहीं बहते। यहाँ द्विवेदी जी का दृष्टिकोण मानवतावादी है। उनकी इस दृष्टि को हम इस निबंध में भी पहचान सकते हैं। आचार्य द्विवेदी जी की चिंता सिर्फ हथियारों की बढ़ोतरी तक ही सीमित नहीं है। उनका मानना है कि
केवल हथियारों की कमी की बात करना पर्याप्त नहीं, आवश्यकता इस बात की है कि हम उस मूल कारण को पहचानें जो इंसान को हथियारों के निर्माण की ओर ले जाती है। तो द्विवेदी जी की विशेषता है कि वे मनुष्य के आंतरिक वृत्तियों के प्रकाश में इस पर विचार करते हैं और बताते हैं कि इस समस्या का संबंध उन पार्श्विक वृत्तियों से है जिनसे अभी तक हम मनुष्य मुक्त नहीं हुआ है। लेकिन ये पार्श्विक वृत्तियां मनुष्य के लिए उतनी जितनी सच हैं उससे कहीं ज़्यादा सच है मनुष्य का धर्म, प्रेम, तप, श्रद्धा, संवेदना, त्याग, मानवीय गुण या धर्म हैं जिनके द्वारा मनुष्य अपने मानवता का प्रमाण देता है। और जब इनको भूल जाता है तब वह पशुता की ओर बढ़ने लगता है। हिंदी के प्रमुख निबंधकार हैं हजारी जी। उन्होंने निबंध की एक नई शैली को विकसित किया जिसे ललित निबंध कहा जाता है। द्विवेदी जी की यह निबंध भी इस ललित निबंध की शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो भाषा और शैली अगर देखा जाए तो दोनों दृष्टियों से द्विवेदी जी के निबंध अत्यंत प्रभावशाली हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इससे स्पष्ट है कि आचार्य द्विवेदी जी की भाषा आचार्य शुक्ल की भाषा से भिन्न है। इसमें द्विवेदी जी की भाषा भी परिनिष्ठित और परिष्कृत है, लेकिन उनकी भाषा की कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं। द्विवेदी जी की शैली विवेचना परक नहीं है, उनकी भाषा में अधिक लचीलापन है। ये विषय और प्रसंग के अनुसार अपनी भाषा को बदल देते हैं। द्विवेदी जी की भाषा में कई रूप और स्तर हमारे सामने खुलते हैं। उनकी भाषा में शब्द चयन से लेकर वाक्य रचना तक एक तरह की स्वच्छंदता नजर आती है। इसका अर्थ यह नहीं कि आचार्य द्विवेदी जी भाषा में बिखराव या अर्थगत में शिथिलता है। उनकी भाषा नदी की तरह प्रवाहमयी है, कभी गरजती उफनती आगे बढ़ती है तो कभी कल कल करती शांति से बहती रहती है। ये इस तरह की भाषा के माध्यम से द्विवेदी जी ने सहज वृत्ति का बौद्धिक विवेचन किया है। तो उनकी जो भाषा की कुछ विशेषताएं हैं उनमें हम कह सकते हैं कि द्विवेदी जी की भाषा परिनिष्ठित है, उसमें हिंदी की स्वाभाविकता, सहजता, सरलता है। उनकी भाषा विषय और प्रसंग के अनुकूल परिवर्तित होती है। वे प्राय छोटे छोटे स्पष्ट सब अर्थ देने वाले वाक्य बनाते हैं। अपेक्षाकृत लंबे वाक्य वे वहीं इस्तेमाल करते हैं जहाँ कोई गंभीर विवेचन किया गया हो। उनकी भाषा का एक प्रमुख गुण है लालित्य, इसके लिए वे भाषा को सरस, रोचक, आत्मीय और पठनीय बनाते हैं। साथ ही काव्य के उपकरणों का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे अलंकार है, बिंब है, रूपक है, इन सब का प्रयोग करते हैं। आवश्यकता के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुहावरों का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन इनसे उनका कथन दबता नहीं बल्कि और प्रभावशाली बन जाता है। उनकी शब्दावली एक अत्यंत व्यापक है। तत्सम शब्दों का प्रयोग पर्याप्त करते हैं, लेकिन तद्भव, देशज और उर्दू शब्दों का भी प्रयोग धड़ल्ले से करते हैं। तो कह सकते हैं कि द्विवेदी जी ने शुक्ल की भाषा में लालित्य का एक अतिरिक्त गुण जोड़कर उसे और अधिक समृद्ध कर दिया है। अब निबंधों की शैली की बात करें तो न तो विवेचना प्रधान है न भावना प्रधान, वस्तुतः उनमें शैली का एक नया ही रूप मिलता है जिसे हम निबंध की ललित शैली कहते हैं। वे सिर्फ कथन के मंतव्य को ही उजागर करने पर्याप्त नहीं समझते, बल्कि अपनी बात को इस ढंग से कहना चाहते हैं कि उसका सौंदर्य भी सबको प्रभावित करे। कि वे क्या कहा है के साथ साथ कैसे कहा है को भी ध्यान में रखते हैं। यही कारण है कि वे निबंध को कभी वैचारिक गूढ़ता से बोझिल नहीं होने देते और न ही पाठकों को भावनाओं के दरिया में बहाए जाते हैं। इस बात को गूढ़ चिंतन शैली में पेश करने के बजाय अनुभूति पूर्वक बना देते हैं, ताकि सामान्य से सामान्य, सीधे से सीधा पाठक भी अनुभूति के स्तर पर उससे जुड़ सके, एकाकार स्थापित कर सके। जैसे नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह सामान्य पाठक के लिए कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसे वह न समझ सके, लेकिन विश्व शांति की आवश्यकता पर कोई बौद्धिक निबंध लिखा जाए तो हो सकता है पाठक उससे इतनी अंतरंगता महसूस नहीं करे। तो ये
इस निबंध के माध्यम से द्विवेदी जी ने ये निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका क्या प्रतिपाद्य है, अब तक मैं समझता हूँ आप विश्लेषण से समझ गए होंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि लगभग 6 वर्षों तक दूसरा विश्व युद्ध चलता रहा। इस युद्ध में पूरा यूरोप, एशिया के कई देश, अमेरिका सभी शामिल थे। करोड़ों लोग मारे गए थे, हजारों शहर तबाह हो गए थे। ठीक है, जापान पर भी एटम बम गिराया गया था, जिसके कारण दोनों शहर पूरी तरह नष्ट हो गए जापान के। 45 में युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन दुनिया से युद्ध का खतरा आज तक समाप्त नहीं हुआ है। तीसरे विश्व युद्ध का खतरा उत्पन्न कर दिया। ऐसे विश्व को शांति कामी जनता ने युद्ध की तैयारियों के लिए विरुद्ध आवाज उठाई। तो युद्ध का खतरा और मानव जाति के विनाश का भय पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। तो द्विवेदी जी इस प्रश्न को व्यापक मानवीय संदर्भ में प्रस्तुत करते हैं और इस प्रश्न को केवल हथियारों के उत्पादन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि मनुष्यत्व और पशुत्व से जोड़ करके इस नैतिक पक्ष को भी उजागर किया है। तो ये मैंने आपको आज अंतर्वस्तु और भाषा शैली के माध्यम से यहाँ अपनी बात कही है। मैं समझता हूँ, आशा करता हूँ आपको बात समझ में आई है। और इसकी PDF में मैं आपको डालूँगा, नोट्स डालूँगा, जिसको आप पढ़ करके नाखून क्यों बढ़ते हैं नामक इस निबंध की जो अंतर्वस्तु है उसको आप समझ सकेंगे। आज की वीडियो कक्षा में इतना ही, आगे फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।